पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंशों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स टॉपिक में अंशों के मूल्यांकन की विधियां और उसमें से भी संपत्ति मूल्यांकन विधि या शुद्ध संपत्ति विधि, नेट असेट्स मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अंश कितने प्रकार के होते हैं। वैसे हम सभी जानते हैं कि अंश कंपनी की पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे निश्चित अंकित मूल्य के भागों में विभाजित होती है और उन्हें अंश कहा जाता है। हम ये भी जानते हैं अंश दो प्रकार के होते हैं, अधिभान अंश और पूर्वाधिकार अंश, और दूसरे सामान्य या इक्विटी अंश। दोनों में अंतर जानते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले से पूर्व निश्चित दर से, स्थिर दर से जो है निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और समापन की दशा में भी पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है। इसी प्रकार इक्विटी अंशधारियों को लाभांश तभी प्राप्त होगा जब पूर्वाधिकार अंशधारियों को चुका दिया जाएगा और समापन की दशा में भी पूंजी की राशि तभी वापस मिलेगी जब पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी वापस पड़ने के पश्चात यदि कुछ शेष बचेगा। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी अंशधारी होते हैं। यदि कंपनी अधिक लाभ अर्जित करती है तो इन्हें अधिक दर से लाभांश होता है और यदि लाभ नहीं होते हैं तो कोई लाभांश प्राप्त नहीं होगा। इन अंशों का मूल्य भी इसी कारण से परिवर्तित होता रहता है। सामान्यतः इक्विटी अंशों का ही मूल्यांकन किया जाता है। अंशों के मूल्यांकन से तात्पर्य उसके ऐसे मूल्य ज्ञात करने से है जिस पर उन्हें क्रय या विक्रय किया जा सके। और मूल्यांकन के दृष्टिकोण से भी देखें तो अंश दो प्रकार के होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में सूचित यानी लिस्टेड शेयर्स, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज में असूचित यानी अनलिस्टेड अंश। इनको हम कोटेड शेयर्स और अनकोटेड शेयर्स के नाम से भी जानते हैं। जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उनका मूल्य स्टॉक एक्सचेंज में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। अंश बाजार में प्रकाशित भी होता रहता है। उन्हीं के आधार पर इनका क्रय विक्रय भी होता रहता है। जबकि निजी कंपनियों के अंश जो है वो सूचित नहीं होते हैं। तो इसी कारण से जो है अंशों के मूल्यांकन की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं जिनमें अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिसमें जब कंपनी के एक श्रेणी के अंशों का परिवर्तन दूसरी श्रेणी के अंशों में किया जा रहा हो, जब अंशधारी अपने अंशों की जमानत पर ऋण लेना चाहते हो, जब अंश खरीदने या बेचने हो, जब कंपनियों का एकीकरण हो रहा हो, जब किसी विद्यमान कंपनी द्वारा दूसरी छोटी कंपनियों का अधिग्रहण किया जा रहा हो, जब कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण हो रहा हो और जब कंपनी का समापन करके एक नई कंपनी की स्थापना की जा रही हो, आदि कई परिस्थितियां हो सकती है जब अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ अंशों का मूल्य जो है वह कई घटकों से प्रभावित भी होता है। ध्यान रखें, जिसमें प्रमुख घटक है कि कंपनी की लाभार्जन क्षमता और भविष्य में उन्नति करने की संभावना, कंपनी द्वारा बोनस अंश या अधिकार अंश देने की संभावना, कंपनी के प्रति अंश की संपत्तियों द्वारा सुरक्षा एसेट्स बैकिंग, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के अंशों की मांग और पूर्ति, राष्ट्र की सामान्य आर्थिक और राजनीतिक दशाएं, बाजार में प्रतिस्पर्धा का भय, विभिन्न प्रकार की बाधाएं, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की संभावनाएं, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, दायित्वों का पूंजी से अनुपात आदि कई
घटक हैं जो अंशों के मूल्य को प्रभावित करते हैं। अब ये मूल्य यानी अंशों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, तो हमारे यहाँ पे दो तरीके हैं जिनमें अंशों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अंशों के मूल्यांकन की विधियां कहा जा सकता है, जिसमें पहला है कि उसका विभिन्न कंपनियों के अंश स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत होते हैं और उनके उद्धरण ही उनके अंशों के मूल्यांकन का आधार होता है। स्टॉक एक्सचेंज में अंशों का मूल्य निर्धारण उनकी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है और इसे हम अंशों का उचित मूल्य नहीं मान सकते। ये मूल्य उद्धरण कंपनी की संपत्तियों और उपार्जन क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। साधारणतः कोई भी विनियोगकर्ता कंपनी के अंशों में विनियोग करने से पूर्व दो घटकों पर विचार करता है। पहला, उसका विनियोग उन अंशों में सुरक्षित रहेगा या नहीं। दूसरा, वह उन पर उचित प्रत्याय या नियमित आय प्राप्त करता रहेगा या नहीं। तो ये जो दो घटक हैं कि उसका विनियोग जो है उन अंशों में सुरक्षित रहेगा या नहीं और वह उचित प्रत्याय यानी नियमित आय प्राप्त करता रहेगा या नहीं, इसी के आधार पर अंशों का मूल्यांकन करता है। और इसी आधार पर जो पहली विधि है वह है संपत्ति मूल्यांकन विधि या शुद्ध संपत्ति विधि। साधारणतः विनियोगता जो है अपने विनियोग की सुरक्षा को अधिक महत्व देता है और वह ऐसी कंपनी में विनियोग करना चाहते हैं जहां उसका विनियोग पूर्णतः सुरक्षित हो और उसी आधार पर अंशों का मूल्य चुकाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति मूल्यांकन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में यह ज्ञात किया जाता है कि यदि कंपनी समापन में चली जाए तो कंपनी की संपत्तियों में से सभी बाह्य दायित्वों का चुकाने के पश्चात अंशधारियों के लिए कितनी शुद्ध संपत्तियां शेष रहेंगी और प्रति अंश के पीछे कितनी संपत्ति होगी। तो अतः इस विधि को हम असेट्स बेकिंग मेथड भी कहते हैं और इस विधि के आधार पर ज्ञात मूल्य को अंश का आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसमें शुद्ध संपत्ति का मूल्य ज्ञात किया जाता है और उसके लिए जो प्रक्रिया है वो निम्नानुसार है कि सबसे पहले हम स्थायी संपत्तियों को यदि उनका बाजार मूल्य दे रखा है तो उस पर लेंगे, अन्यथा अप्लिखित मूल्य पर लिया जाएगा। यदि स्थायी संपत्तियों को बाजार मूल्य पर लिया जाता है तो चिट्ठे में प्रदर्शित मूल्यह्रास के लिए आयोजन को ध्यान में नहीं रखेंगे। कंपनी के सभी प्रकार के विनियोगों, व्यापारिक हो चाहे गैर व्यापारिक हो, चालू एवं चालू संपत्तियों को उनके चाले मूल्य पर लिया जाएगा और यदि इनके लिए कोई आयोजन कर रखा है तो उसे संबंधित संपत्ति में से घटाया जाएगा। अमूर्त संपत्तियों को इनके वसूली मूल्य पर लिया जाएगा। यदि इनका कोई वसूली मूल्य नहीं दे रखा है तो इन्हें संपत्तियों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ख्याति का मूल्यांकन करके प्रश्न में दिए हुए चालू मूल्य पर लिया जाएगा। कृत्रिम संपत्तियां या अन्य गैर चालू संपत्तियां अदर नॉन करंट एसेट्स जिसमें प्रारंभिक व्यय, अंशों, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा, लाभ हानि के विवरण का ऋणात्मक शेष नेगेटिव बैलेंस को संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा। इन सभी के योग में से निम्नलिखित जो बाह्य दायित्व हैं जैसे सभी चालू दायित्व, सभी दीर्घकालीन दायित्व जैसे ऋण पत्र, वित्तीय संस्थाओं के ऋण, दीर्घकालीन ऋण, अनुमानित ज्ञात दायित्वों के लिए बनाए गए कोष जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, भविष्य निधि कोष, ग्रेच्युटी कोष इत्यादि, आयकर के लिए आयोजन, बकाया लाभांश, प्रस्तावित लाभांश इत्यादि और संदिग्ध दायित्व, इन सभी को हम ऊपर से जो संपत्तियों का मूल्य ज्ञात किया है उसमें से माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो इस प्रकार जो शेष रहेगी वो शुद्ध संपत्तियां कहलाएगी। इसे हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ नेट असेट्स बराबर टोटल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कुल वसूली योग्य संपत्तियां माइनस उसमें से हम घटा देंगे बाह्य दायित्वों को, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ नेट असेट्स आ जाएगी। आपकी स्क्रीन पर एक जो है स्टेटमेंट ऑफ शोइंग भी दिखाई दे रहा है जिसके माध्यम से हम
हम नेट असेट्स वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें आपके असेट्स, सबसे पहले हम असेट्स लेंगे गुडविल रिवैल्यूड प्राइस पर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बीआरस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये समस्त संपत्तियों को हम जो है लेंगे, तो ये है उसका एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स आ जाएगा। इसी प्रकार बाह्य सारे दायित्व, जो बाहरी दायित्व एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, जिसमें डिवेंचर, लोन ऑन मॉर्गेज, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेएबल, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, प्रपोज डिविडेंड, अदर लायबिलिटीज, ये सभी लायबिलिटीज हम लेस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ नेट असेट्स आ जाएगी। यानी बैलेंस शीट के असेट साइड के आधार पर जो है हम वैल्यू ऑफ नेट असेट्स इस आधार पे निकाल सकते हैं। दूसरी एक वैकल्पिक विधि और है, जिसमें हम जो हमारे चिट्ठा है उसके दायित्व पक्ष यानी लायबिलिटी साइड के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक्सेस अमाउंट, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, एक्सेस अमाउंट, अनरिकॉर्डेड असेट्स हैविंग मार्केट वैल्यू, इन सबको जोड़ करके इसमें से हम फिक्टिशियस असेट्स और अदर नॉन करेंट असेट्स है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ नेट असेट्स आ जाएगी। तो इस वैकल्पिक विधि यानी चिट्ठे के दायित्व पक्ष के आधार पर भी हम वैल्यू ऑफ नेट असेट्स निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक हम केवल वैल्यू ऑफ नेट असेट्स तक चल रहे हैं। अंशों का प्रति अंश मूल्य ज्ञात करना आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले एक छोटा सा प्रश्न है, वो देख लीजिए आप कि वैल्यू ऑफ नेट असेट्स किस प्रकार से निकालेंगे। आपकी स्क्रीन पर इसका प्रश्न और सॉल्यूशन दोनों दे रखे हैं। रौनक लिमिटेड अपना व्यवसाय शाह एंड सांगी लिमिटेड को बेचना चाहती है, आपसे शुद्ध संपत्ति विधि से मूल्यांकन करने को कहती है। शुद्ध संपत्ति मूल्य जो है वो निकालने हैं अपने को। शेयर कैपिटल दे रखी है, जिसमें ये सभी 10,000 इक्विटी शेयर्स, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस इन स्टेटमेंट P&L और ये सभी आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार एसेट्स दे रखी है नीचे, ब्रैकेट में जो है वसूली मूल्य दिए गए हैं और कंपनी की ख्याति भी दे रखी है 1.5 लाख रुपए। तो हम सभी संपत्तियों के वसूली मूल्य पर ले लेंगे। संपत्तियों के मूल्य में से बाहरी दायित्वों को हम घटा देंगे, जिसमें गुडविल वैल्यूड दे रखी है 1,50,000, फैक्ट्री बिल्डिंग दे रखी है 6 लाख रुपए की दे रखी है, जबकि उसका मूल्य 4,50,000 ही है। बुक्स के अंतर्गत हम 6 लाख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू पर, स्टॉक, स्टोर्स, वर्क इन प्रोग्रेस, इनका जो रिलाइजेबल वैल्यू जो है ब्रैकेट्स में दे रखा है उसी को हम लेंगे। डेटर्स, बैंक बैलेंस दे रखा है। इसी प्रकार लायबिलिटीज जो है 6% डिवेंचर, बीपी, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इनको हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। 24,50,000 में से 5 लाख घटा देते हैं तो 19,50,000 वैल्यू ऑफ नेट असेट्स आती है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले शुद्ध संपत्तियों का मूल्य यानी शुद्ध संपत्ति विधि के आधार पर संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करेंगे और उसके आगे जो है हम प्रति अंश मूल्य यानी वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है नेक्स्ट वीडियो में ज्ञात करेंगे। धन्यवाद। यहाँ तक सीखें, समझें, सुने और कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद।